नमस्कार। आज हम इतिहास के कुछ पन्नों को पलट रहे हैं, खास तौर पे जयपुर रियासत, वहाँ के शासकों से जुड़े कुछ दस्तावेज और नोट्स पर नजर डालेंगे। जी। हमारे पास जो सामग्री है वो करीब 19वीं सदी की शुरुआत से लेकर भारत की आज़ादी के बाद तक के दौर को कवर करती है। हाँ। तो चलिए इन स्रोतों के जरिए जयपुर के कुछ अहम शासकों के दौर को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि भाई उनके शासनकाल में क्या खास हुआ, क्या मुख्य घटनाएं रहीं और उन्होंने आज के जयपुर पर क्या छाप छोड़ी। बिल्कुल, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि कैसे अलग अलग शासकों ने उस वक्त की चुनौतियों का सामना किया, खासकर अंग्रेजों के साथ उनके रिश्ते कैसे बने, कैसे बिगड़े और जयपुर के विकास में उनका क्या योगदान रहा। मतलब इन स्रोतों से हमें उस दौर की राजनीति, समाज, संस्कृति सबकी एक झलक मिलती है। तो शुरुआत करते हैं सवाई जगत सिंह से। इनका शासनकाल रहा 1803 से 1818 तक। स्रोतों में इनके बारे में कुछ विवादास्पद बातें भी हैं। बदनाम शासक तक कहा गया है। अच्छा। एक जिक्र है कृष्णा कुमारी विवाद का, जिसमें मेवाड़ के राजकुमारी को लेकर जयपुर और मारवाड़ में ठन गई थी। हाँ, ये काफी मशहूर किस्सा है। और इन नोट्स में ये भी है कि 1807 में गिंगोली परबतसर के पास एक युद्ध हुआ जी। जिसमें जयपुर ने मारवाड़ के शासक मान सिंह को हराया भी था। और एक रस कपूर नाम की नर्तकी का भी जिक्र है। कहा गया है कि दरबार में उनका बड़ा प्रभाव था। हाँ, ये अंदरूनी राजनीति की तरफ इशारा करता है। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ जो सबसे अहम बात है वो है 1818 की संधि। अंग्रेजों के साथ वाली? जी, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि। इसी संधि से जयपुर औपचारिक तौर पर ब्रिटिश संरक्षण में आ गया। मतलब अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता एक हद तक खो दी। हाँ, अधीनता स्वीकार कर ली। ये उस वक्त की उथल-पुथल, शायद मराठाओं का दबाव या अंदरूनी झगड़े, इन सब के बीच लिया गया एक बड़ा फैसला था और इसने जयपुर के भविष्य पर गहरा असर डाला। तो जगत सिंह का दौर वो बाहरी लड़ाइयाँ और अंदरूनी साजिशें दोनों का गवाह रहा। अच्छा, जगत सिंह के बाद इन दस्तावेजों में खास बात नोट की गई है कि राज्याभिषेक के वक्त ये नाबालिग थे, अल्पवयस्क। हाँ, और यही वो दौर है जहां अंग्रेजों का दखल और बढ़ता है। अच्छा, कैसे? क्योंकि ये नाबालिग थे तो राजकाज चलाने के लिए एक रीजेंसी काउंसिल बनी, मतलब एक समिति। और दिलचस्प बात यह है कि उसके अध्यक्ष थे मेजर जॉन लुडलो, एक अंग्रेज अफसर। ओहो, तो सीधा अंग्रेजी नियंत्रण। एक तरह से। और नोट्स में ये भी जिक्र है कि उनकी माँ भटियानी रानी, उनका भी प्रभाव था और अंग्रेज रेजिडेंट का भी। मतलब पर्दे के पीछे काफी खींचतान चलती रही होगी। लिखा है कि तीव्र विवाद हुए। तो जब शासक छोटा होता है ना, तो बाहरी ताकतें जैसे यहाँ अंग्रेज और अंदरूनी गुट जैसे भटियानी रानी वाला खेमा, दोनों हावी होने की कोशिश करते हैं। ये दिखाता है कि 1818 की संधि सिर्फ कागज पर नहीं थी, अंग्रेज प्रशासन में अंदर तक आ रहे थे। हाँ, ये तो साफ पैटर्न दिख रहा है। जी। तो ये दौर अंदरूनी झगड़ों और बाहरी दबाव दोनों का मिक्सचर था। जी। चलिए अब बात करते हैं कैसे शासक की, जिनका कार्यकाल काफी लंबा और प्रभावशाली माना जाता है। सवाई राम सिंह द्वितीय, 1835 से 1880 तक। जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण दौर है जयपुर के लिए। और ये भी मतलब कमाल है, अपने राज्याभिषेक के समय सिर्फ 16 महीने के थे। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ भी शुरुआत में वही रीजेंसी काउंसिल और मेजर लुडलो का नियंत्रण था। तो लुडलो ने कुछ सुधार भी किए थे, है ना? जी हाँ, ये दस्तावेज बताते हैं कि लुडलो ने सती प्रथा, दास प्रथा और कन्यावध जैसी जो सामाजिक बुराइयां थी उन पर रोक लगाने की कोशिश की। ये उस जमाने के हिसाब से बड़े कदम थे। बिल्कुल। और फिर आया 1857 का विद्रोह। वो एक निर्णायक मोड़ था। हाँ। नोट्स में साफ लिखा है कि सवाई राम सिंह द्वितीय ने उस मुश्किल वक्त में अंग्रेजों का पूरा साथ दिया, तन मन धन से। जी। और इसी वफादारी के बदले अंग्रेजों ने उन्हें सितारे हिंद की उपाधि दी। ये एक कह सकते हैं एक रणनीतिक फैसला भी था, रियासत को विद्रोह की आंच से बचाना। और इसने जयपुर और ब्रिटिश सरकार के रिश्ते और मजबूत कर दिए। हाँ। लेकिन राम सिंह द्वितीय का महत्व सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। उनका जो लंबा शासनकाल है वो असल में जयपुर के आधुनिकीकरण का, उसके कायापलट का दौर है। अच्छा, कैसे? मतलब लुडलो ने जो शुरू किया उसे इन्होंने आगे बढ़ाया? बिल्कुल, बल्कि बहुत आगे बढ़ाया। जब वो बालिग हुए और उन्होंने सत्ता संभाली तो उन्होंने जयपुर को एक नई शक्ल दी। हाँ, वो लिस्ट तो है मेरे पास। 1857 में मदरसा हुनरी खोला, कला विद्यालय। जी, जो आज महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है, बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है। फिर जयपुर का पहला थिएटर राम प्रकाश थिएटर। हाँ, ये भी उन्हीं की देन है।
कला और संस्कृति को बढ़ावा। शहर को सुंदर बनाने के लिए रामनिवास बाग, पीने के पानी के लिए रामगढ़ बांध। ये बहुत जरूरी था। पानी का प्रबंधन। रामनिवास बाग तो आज भी जयपुर की शान है। शिक्षा पर भी जोर दिया, महाराजा कॉलेज, संस्कृत कॉलेज। जी। और एक स्रोत में ये भी जिक्र है कि 1876 तक आते आते दास प्रथा को पूरी तरह खत्म कर दिया गया था। वाह, तो ये तो काफी बड़े सुधार थे। बहुत बड़े। और इसमें एक और नाम जोड़ता है एल्बर्ट हॉल म्यूजियम का। हाँ, वो प्रिंस ऑफ वेल्स के आने पे बना था ना 1876 में। जी बिल्कुल। प्रिंस ऑफ वेल्स जो बाद में किंग एडवर्ड सप्तम बने, उनके स्वागत में इसकी नींव रखी गई। डिजाइन कर्नल सर स्विंटन जैकब का था। इंडो सारासेनिक स्टाइल का बेहतरीन नमूना। इसे पोथी खाना भी कहा गया है। हाँ, कुछ जगह जिक्र है, पर पारंपरिक पोथी खाना या आर्काइव्स अलग चीज होती थी। खैर, ये सारे काम शिक्षा, कला, संस्कृति, शहर का विकास, पानी का इंतजाम, सामाजिक सुधार, ये सब दिखाते हैं कि राम सिंह द्वितीय कितने दूरदर्शी थे। सही मायनों में आधुनिक जयपुर के निर्माता कह सकते हैं। बिल्कुल कहा जा सकता है। उन्होंने जयपुर को आधुनिक युग में लाने की नींव रखी। अच्छा, राम सिंह द्वितीय के बाद गद्दी संभाली उनके दत्तक पुत्र सवाई माधो सिंह द्वितीय ने। जी, 1880 से 1922 तक। इनके बारे में नोट्स कहते हैं कि इन्होंने अपने पिता के विकास कार्यों को जारी रखा। हाँ, उन्होंने उस विरासत को आगे बढ़ाया। एक खास इमारत का जिक्र है, मुबारक महल। जी, सिटी पैलेस में। जी, मुबारक महल। ये आज भी सिटी पैलेस कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। इसकी वास्तुकला में मुगल, राजपूत, यूरोपीय शैलियों का मिश्रण बताया गया है। हाँ, ये उस दौर की पहचान है जहाँ अलग अलग शैलियाँ मिल रही थी। और इसी मुबारक महल में शाही अभिलेखागार मतलब पोथी खाना भी है। अच्छा, तो असली पोथी खाना यहाँ है। जी। और माधो सिंह द्वितीय ने एक और दिलचस्प काम किया। क्या? संचार व्यवस्था में सुधार। 1904 में जयपुर रियासत के अपने डाक टिकट और पोस्ट कार्ड जारी किए। अरे वाह, अपना पोस्टल सिस्टम। हाँ, इससे डाक व्यवस्था ज्यादा मुनज़्ज़म हुई। और उनका एक और बड़ा योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में। वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाला? जी हाँ। पंडित मदन मोहन मालवीय को बीएचयू की स्थापना के लिए उन्होंने 5 लाख रुपए का दान दिया। कुछ जगह 5.5 लाख का भी जिक्र है। उस जमाने में ये तो बहुत बड़ी रकम रही होगी। बहुत बड़ी। ये दिखाता है कि उनकी सोच सिर्फ अपनी रियासत तक सीमित नहीं थी, वो शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर कितना महत्व देते थे, ये उनकी दूरदर्शिता है। और हाँ, वो चांदी के बड़े बड़े बर्तन, उनका क्या किस्सा है? हाँ, वो तो बहुत मशहूर है। महाराजा माधव सिंह द्वितीय 1902 में इंग्लैंड गए थे, किंग एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में। ओके। वो बहुत धर्मनिष्ठ थे और विदेश यात्रा पर पानी की शुद्धता को लेकर चिंतित थे, तो वो अपने साथ पीने के लिए गंगा जल ले जाना चाहते थे। तो उन्होंने जयपुर में चांदी के 2 विशाल बर्तन बनवाए, बहुत बड़े। अच्छा, कितने बड़े? कहा जाता है दुनिया में चांदी के सबसे बड़े बर्तन हैं ये। इनमें गंगा जल भरकर वो इंग्लैंड ले गए। कमाल है। और ये आज भी हैं? जी हाँ, आज भी सिटी पैलेस के मुबारक महल में रखे हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हैं। ये तो सिर्फ बर्तन नहीं, इतिहास का एक टुकड़ा है। बिल्कुल। ये सिर्फ उनकी भव्यता नहीं दिखाते, बल्कि उनकी एक गहरी धार्मिक आस्था और उस दौर की सामाजिक धार्मिक मान्यताओं को भी दर्शाते हैं। समुद्री यात्रा का, खान पान की शुद्धता, ये सब पहलू इसमें झलकते हैं। बहुत दिलचस्प। अच्छा, अब हम आते हैं अपने इस सफर के आखिरी शासक पर, सवाई मानसिंह द्वितीय। जी, 1922 से 1949 तक ये जयपुर पर राज करने वाले कछवाहा वंश के अंतिम महाराजा थे। अंतिम महाराजा। और फिर भारत आजाद हो गया, रियासतें विलीन हो गईं। हाँ, वो एक बड़ा बदलाव का दौर था। और मानसिंह द्वितीय ने उसमें भी भूमिका निभाई। ये 1949 से 1956 तक राजस्थान के पहले राज प्रमुख रहे। जी, ये दिखाता है कि कैसे पुरानी व्यवस्था ने नई व्यवस्था में अपनी जगह तलाशी। एक महाराजा से एक संवैधानिक प्रमुख बनना, ये भारत के एकीकरण की प्रक्रिया का हिस्सा था। और इनकी एक और पहचान थी, पोलो खिलाड़ी। हाँ, वो विश्व स्तर के पोलो खिलाड़ी थे। उनकी टीम ने कई अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीते। उन्हें मान पोलो के नाम से जाना जाता था। और महारानी गायत्री देवी, उनकी पत्नी, वो भी काफी प्रसिद्ध थीं। उनका जिक्र भी है। जी, महारानी गायत्री देवी एक जानी मानी शख्सियत थीं। उनका निधन 2009 में हुआ। नोट्स में ये भी है कि इन्होंने रामबाग पैलेस को एक लग्जरी होटल में बदलने और उसे आधुनिक बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। तो मानसिंह द्वितीय का दौर एक युग के अंत और दूसरे की शुरुआत का प्रतीक है। बिल्कुल। रियासत का भारत में विलय, रजवाड़ा शाही का खत्म होना और एक नई राजनीतिक व्यवस्था का जन्म। तो ये थी जयपुर के कुछ प्रमुख शासकों के दौर की एक झलक।
हमने सवाई जगत सिंह के विवादों और अंग्रेजों से संधि से शुरू किया। हाँ, फिर सवाई जयसिंह तृतीय के नाबालिग शासन और बढ़ते ब्रिटिश दखल को देखा। फिर सवाई राम सिंह द्वितीय और माधो सिंह द्वितीय के दौर में जो बड़े विकास कार्य हुए, जयपुर का आधुनिकीकरण हुआ, उसे समझा। और आखिर में सवाई मानसिंह द्वितीय के समय में रियासत का भारत में विलय और एक नए दौर की शुरुआत तक पहुंचे। हाँ। और इन सभी शासकों ने मिलकर अपने अपने तरीके से जयपुर को वो शक्ल दी है जो आज हम देखते हैं। चाहे वो अंग्रेजों के साथ रिश्ते हों या सामाजिक सुधार, कला, शिक्षा को बढ़ावा या शहर का ढांचागत विकास, हर दौर ने अपनी एक छाप छोड़ी है। बिल्कुल सही कहा। ये यात्रा में दिखाती है कि कैसे इतिहास की ये परतें किसी शहर की आज की पहचान बनाती हैं। जी, और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात, हाँ। कि आज के जयपुर में इन शासकों की विरासत कितनी जिंदा है। उनके बनाए संस्थान जैसे महाराजा कॉलेज या स्कूल ऑफ आर्ट्स, उनके शुरू किए सुधार, उनके फैसले आज जयपुर के आम लोगों की जिंदगी को कैसे छूते हैं। क्या एल्बर्ट हॉल आज भी वही मायने रखता है या रामगढ़ बांध? इस नजरिए से सोचना शायद इतिहास को हमारे लिए और ज्यादा प्रासंगिक बना दे। बहुत अच्छा सवाल है।